हेलो दोस्तों, तो आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के लिए यूनिट सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो में हम विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जैसा कि हमने यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आज हम यूनिट सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेकंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्लासियस मेसोटी समीकरण। ये समीकरण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा बार बार इसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट्स के माध्यम से इस वीडियो में हम देख लेते हैं। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करें कि क्लासियस मेसोटी समीकरण किसे कहते हैं। तो क्लासियस मेसोटी समीकरण पैराविद्युत पदार्थ की आणविक ध्रुवणता तथा उसकी विद्युत प्रवृत्ति अथवा पैराविद्युतांक में संबंध को व्यक्त करता है। क्लासियस मेसोटी समीकरण के अनुसार यह इसकी आणविक ध्रुवणता, जिसे हम अल्फा कहते हैं, और पैराविद्युतांक, जिसे हम के कहते हैं, के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्लासियस मेसोटी समीकरण कहते हैं। और चलो इसके डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। डेरिवेशन को समझने से पहले आपको इस डायग्राम को समझना होगा। इसी के आधार पर हम डेरिवेशन को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम दो संधारित्र प्लेट ए और बी लेते हैं। ए संधारित्र प्लेट पर आवेश प्लस होता है और बी संधारित्र प्लेट पर आवेश नेगेटिव होता है, जिसके कारण संधारित्र ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान प्लस सिग्मा होता है। उसी प्रकार संधारित्र बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस सिग्मा होता है। दोनों संधारित्र प्लेट पर प्लस और नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, जो कि E0 होता है। और जैसे ही हम इन संधारित्र प्लेटों के मध्य पैराविद्युतांक भरते हैं, तो यह ए संधारित्र प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के कारण ए डैश पैराविद्युतांक पर नेगेटिव चार्ज आरोपित हो जाता है। उसी प्रकार बी संधारित्र प्लेट के नेगेटिव चार्ज के कारण बी डैश पैराविद्युतांक पदार्थ में नेगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव आरोपित हो जाता है, और इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान माइनस सिग्मा डैश और पॉजिटिव सिग्मा डैश लेते हैं, जिसके कारण पैराविद्युतांक में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, जिसे हम ई वेक्टर लेते हैं। तो इस कारण क्लासियस मेसोटी संबंध में हम डेरिवेशन को इस डायग्राम के आधार पर हम समझ लेते हैं। इसी को यहाँ लिखते हैं हम। माना किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पैराविद्युतांक भरा हुआ है। पैराविद्युतक पदार्थ की अनुपस्थिति में हम विद्युत क्षेत्र E0 लेते हैं। जब हम संधारित्र प्लेटों के मध्य पैराविद्युतांक नहीं भरते हैं, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान E0 होता है। और जैसे ही हम उसके बाद हम पैराविद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र हम E लेते हैं। जैसे ही हम प्लेटों के मध्य पैराविद्युतांक भर देते हैं, तो हमारे विद्युत क्षेत्र का मान E वेक्टर होता है। फिर हम जानते हैं कि पैराविद्युतांक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम एक अणु के लिए हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, जिसके कारण पैराविद्युतांक पदार्थ में अणु होते हैं उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, जिसके कारण अणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विस्थापित हो जाते हैं। हम एक अणु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो एक अणु पर विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू EM होता है, जहाँ M एक अणु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान है। मतलब एक अणु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान संधारित्र प्लेटों के मध्य आरोपित परिणामी विद्युत क्षेत्र के मान से P/3/ε0 अधिक होता है, जिसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। फिर हम पैराविद्युत पदार्थ के अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो हम एक अणु के लिए ज्ञात करते हैं, तो PM समानुपाती EM। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद हमारे पास अल्फा एक कांस्टेंट नियतांक आता है, जिसे हम आणविक ध्रुवणता कहते हैं। इस इक्वेशन को हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। फिर यदि पैराविद्युतांक पदार्थ में प्रेरित एकांक आयतन अणुओं की संख्या n हो, तो जैसा कि पैराविद्युतांक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, इस प्रकार हम पूरे पैराविद्युतांक पदार्थ में अणु की संख्या n मान लेते हैं। तो हमने एक अणु के लिए हमने द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर रखा है। फिर एक अणु से ज्ञात द्विध्रुव आघूर्ण को हम n से गुणा करने के बाद तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाता है, P=N PM। यहाँ से PM का मान हम समीकरण नंबर 2 से रखते हैं, तो हमारे पास P=N ज्ञात होता है, EM प्राप्त होता है। EM की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से रखते हैं, तो P=N E प्लस P/3/ε0 हमें प्राप्त होता है। फिर आपको P की वैल्यू याद रखना है कि P=ε0 K-1 E। फिर P की वैल्यू हम यहाँ और यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास
एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर इज इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर इज इक्वल टू एन अल्फा 3 ई वेक्टर प्लस के माइनस 1 ई वेक्टर अपॉन 3 प्राप्त होता है। यहाँ इस इक्वेशन से हम ई वेक्टर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 3 प्लस के माइनस 1 ई वेक्टर अपॉन 3 इक्वेशन प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम 3 से 1 कैंसिल करने के बाद हमारे पास 2 प्लस के ई वेक्टर अपॉन 3 प्राप्त होता है। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू प्राप्त करते हैं, जिसके कारण हम 2 प्लस के ई वेक्टर अपॉन 3 और एन को इस साइड हम पक्षांतर कर देते हैं, और यहाँ से ई वेक्टर कट जाता है, जिसके कारण हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमें प्राप्त होता है। अल्फा इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 एन के प्लस 2। इस इक्वेशन में आणविक ध्रुवणता अल्फा और पैरा विध्रुवणता के मध्य ये इक्वेशन संबंध दर्शाता है, तो यही क्लासेस स्पेशलिटी संबंध है। आपसे एग्जाम में म्यू के रूप में इक्वेशन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के। यहाँ से अंडर रूट की वैल्यू इधर पक्षांतर करने के बाद म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के प्राप्त होता है। यहाँ से हम के जगह हम म्यू स्क्वायर का मान रख देंगे, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन म्यू स्क्वायर प्लस 2। यही क्लासेस मसौटी रिलेशन है। तो इस प्रकार से हमने क्लासेस मसौटी इक्वेशन को हमने इस नोट्स के माध्यम से हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि किसी एक गोले को समावेशित करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, उसी एनर्जी का मान हम इस डेरिवेशन में हम देखने वाले हैं। जैसे हम कोई एक आवेशित गोला मानते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान एक समान है। इस गोले के रेडियस की बात करें तो इस गोले का रेडियस कैपिटल आर है, और ये गोला छोटे छोटे गोलीय कोष से मिलकर बना है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। फिर यह स्मॉल आर गोलीय कोष को डी आर गोले से थोड़ा और विस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण आर से डी आर विस्थापित के कारण हमें एनर्जी का मान प्राप्त होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस डेरिवेशन में हम समझने वाले हैं। तो इस पूरे गोले पर आवेश घनत्व की बात करें तो हम जानते हैं कि आवेश घनत्व चार्ज अपॉन आयतन होता है। तो यहाँ से इस पर चार्ज की बात करें तो कैपिटल क्यू है, और इसका गोले का आयतन हम जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। फिर हमने माना कि आर त्रिज्या वाले कोष है, क्योंकि ये गोला छोटे छोटे गोलीय कोष से मिलकर बना है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। स्मॉल त्रिज्या के लिए हम आवेश का मान स्मॉल क्यू मानते हैं, तो हमारे पास यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू रो इंटू आयतन प्राप्त होता है। यहाँ से हम आयतन का मान 4/3 पाई आर क्यू मान यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम पोटेंशियल से हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर होता है, जिसे हम के क्यू अपॉन आर भी लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन से हम इसमें पुट कर देते हैं, जिसके कारण हमें विभव का मान फाई इज इक्वल टू के 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आर रो प्राप्त होता है। यहाँ से आर की घात क्यू से एक घात कैंसिल होने के पश्चात हमारे पास फाई इज इक्वल टू 4 के पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 रो प्राप्त होता है। फिर हम किसी डी आर रेडियस के लिए चार्ज हम डी क्यू मानते हैं, क्योंकि गोलीय कोष आर से हमने डी आर विस्थापित कर दिया है, जिसके कारण डी आर रेडियस के कारण इसमें आवेश का मान डी क्यू होता है। तो हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, रो इज इक्वल टू डी वी, क्योंकि हमारे पास आवेश का मान क्यू वी प्राप्त है, उसी कारण हमें डी के कारण हमें आवेश का मान डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी प्राप्त होता है। यहाँ से हम किसी गोले के एरिया का मान हम जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ डी क्यू रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हमें यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त होता है। फिर हम एनर्जी में चेंज देखते हैं, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल का मान 5 इंटू चार्ज होता है, तो यहाँ से हम डी यू की वैल्यू हम 5 डी क्यू मान रखते हैं। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हम इस डी यू में विस्थापित कर देते हैं। डी यू समीकरण में विस्थापित करने के पश्चात हमारे पास डी इज इक्वल टू 5 रो पाई आर स्क्वायर डी आर प्राप्त होता है। यहाँ से हम 5 की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाला है, वो वैल्यू हम यहाँ पर विस्थापित करने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन को सोल्व करने के पश्चात हमारे पास डी की वैल्यू 16/3 के पाई आर स्क्वायर आर की पावर 4 रो स्क्वायर डी आर हमें प्राप्त होता है। फिर हम टोटल स्टोर एनर्जी ज्ञात करते हैं, तो हम इस इक्वेशन का हम समाकलन कर देते हैं। तो हम u को 0 से u तक हम समाकलन करते हैं। यहाँ पर 16/3 के पाई आर स्क्वायर आर की घात 4 रो स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं। फिर हम डी आर की घात 4 को हम समाकलन 0 से r तक करते हैं, क्योंकि हमें पूरे गोले की त्रिज्या के कारण हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 0 से r तक लेते हैं। यहाँ से
आर की घात 4 को समाकलन करने के बाद आर की घात 5/5 0 से आर प्राप्त होता है। फिर हमें यू की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है 16/3 के पाई स्क्वायर रो की घात रो स्क्वायर आर की घात 5/5। यहाँ से हम रो की वैल्यू हम इसमें विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण हमें 16/3 के पाई स्क्वायर Q/4/3 आर क्यू स्क्वायर आर की घात 5 प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक गोले में समावेशित एनर्जी का वैल्यू हमें पास प्राप्त हो जाता है U = 3/5 के Q स्क्वायर आर। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसी वैल्यू के आधार पर हम इसके अनुप्रयोग को भी देख लेते हैं, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जो है कि इलेक्ट्रॉन की जिसमें त्रिज्या। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो माना इलेक्ट्रॉन समावेशित गोला है, जैसे कि हमने कोई गोला देखा है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान समान है, और हम इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसके हम रेडियस का मान ऐसे आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम समावेशित गोले की सहायता लेते हैं, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान एक समान है। तो माना इलेक्ट्रॉन समावेशित गोला है, फिर हमने ज्ञात कर रखा है कि एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज, एक समावेशित गोले के लिए हम एनर्जी का मान हम जानते हैं कि U = 3/5 Q स्क्वायर R होता है, जहाँ K कॉन्स्टेंट है, Q उस गोले का आवेश है और R रेडियस है। फिर हम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, मतलब Q की जगह हम इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं -E होता है, तो Q की जगह हम E रखते हैं, तो हमें एनर्जी का मान प्राप्त होता है 3/5 के E²/R, जिसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, जहाँ R इलेक्ट्रॉन का रेडियस है। फिर हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई मास दिया हो तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो U = mc² होता है, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है। फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर रख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं 3/5 के E²/R = mc²। यहाँ से हम R की वैल्यू हम यहाँ से प्राप्त करते हैं 3/5 के E²/mc², जहाँ के कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और c स्पीड ऑफ लाइट है। इन सभी की एक वैल्यू रखने के पश्चात हमारे पास रेडियस की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ये सभी वैल्यू हम इस रेडियस के मान हम रख देते हैं, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है 1.69 × 10⁻15 मीटर। और हम जानते हैं कि 10⁻15 मीटर को हम 1 फर्मी कहते हैं, तो हम इसे R = 1.6 × फर्मी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास रेडियस की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस नोट्स के माध्यम से हमने देख लिया है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपसे यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस PDF को आप प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।